न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स होते क्या हैं, ये क्या टर्म है? पेशेंट्स आते हैं वो फिजिकल ग्रोथ को भी डेवलपमेंट का पार्ट समझते हैं। वो ये समझते हैं कि बच्चे की हाइट, वेट, ग्रोथ यही डेवलपमेंट है। ये एक फिजिकल ग्रोथ का पार्ट है। जो हम डेवलपमेंट की बात करते हैं वो है माइलस्टोन्स गेन करना। न्यूरोलॉजिकल पीडियाट्रिशियन में और एक जो जनरल पीडियाट्रिशियन जो घर के पास में है, आप दोनों में क्या फ़र्क होता है? कोई भी बच्चे की प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए एक बच्चों के डॉक्टर अवेलेबल होते हैं। गैस्ट्रो इश्यूज़ है, लंग के इश्यूज़ है, एनीथिंग कुछ भी, वो जब देखते हैं कि ये एक ऑड बिहेवियर है इस एज ग्रुप के लिए, तो वो रेफ़र करते हैं टू स्पेशलिस्ट। अगर न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स की बात करते हैं, इसके अंदर किस किस तरह की कंडीशंस आती हैं, कौन कौन से हम इस कैटेगरी में लाते हैं? स्पीच डिले, बिहेवियरल डिसऑर्डर्स, ज़रूरत से ज़्यादा एक्टिव है, so that is called हाइपर एक्टिविटी, एंड वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा है, सो दीज काइंड ऑफ बिहेवियर और अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इश्यूज। स्पीच डिले है एंड उसके रिपीटेटिव बिहेवियर है, ऑटिज्म में आएगा। ADHD इज हाइपर एक्टिव, ज़रूरत से ज़्यादा हाइपर एक्टिव है, जिसकी वजह से बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट का गेन नहीं हो रहा। इनका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या है? क्या आप किसी तरह की ड्रग्स रेकमेंड करते हैं? आपने बोला ADHD है जिसमें कि अटेंशन नहीं है, बच्चा बहुत हाइपर एक्टिव है। डू यू रेकमेंड ड्रग्स और डू यू रेकमेंड सम काइंड ऑफ डाइट प्लान टू द पेरेंट्स? अ वेरी इंपॉर्टेंट मार्कर इज शुगर इन द न्यूबॉर्न पीरियड। सो प्रेगनेंसी भी ठीक था, डिलीवरी भी ठीक था, बट वो फीडिंग का ठीक से एस्टैब्लिश नहीं है। बच्चे ने फीड ठीक से नहीं किया, Day 2, Day 3 पे बच्चे का शुगर लो हो गया। सो दैट इज़ अगेन वेरी टॉक्सिक फॉर द ब्रेन। सीरियस कंडीशन आई वुड से, क्योंकि वो ब्रेन को बहुत तरीके से गड़बड़ करती है। सो क्या ब्रेन के स्कैन्स ऑटिज्म को डायग्नोज कर सकते हैं? कुछ केसेस जो बहुत टिपिकल है, हम बताते हैं ये बीमारी हमें लग रही है और उससे रिलेटेड टेस्ट लिखते हैं। वो MRI स्कैन हो सकता है, EEG हो सकता है, ब्लड टेस्ट हो सकते हैं, या फिर आगे जेनेटिक टेस्ट भी हो सकता है। 3 इयर्स से पहले सिम्टम दिख जाते हैं। ऑटिज्म 4 इयर्स या 5 इयर्स पे नहीं डेवलप होता। डायग्नोज आप 4 इयर्स पे कर सकते हैं, बट सिम्टम्स पहले से होने चाहिए। लेस देन 3 इयर्स ऑफ एज, इट्स अ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ थ्रू द एबल्ड आई, एक ऐसा पॉडकास्ट जो पेरेंट्स को एजुकेट और एम्पावर करने के लिए शुरू किया गया। मैं हूं आपकी होस्ट रितु नाकरा, स्पेशल एजुकेटर एंड सर्टिफाइड ऑडिटरी वर्बल थेरेपिस्ट। दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि ऑटिज्म, ADHD या डिसलेक्सिया जैसी चीज़ें एक बीमारियां हैं? क्या आप ऐसा सोचते हैं? तो दोस्तों, आज का पॉडकास्ट इन्हीं चीज़ों पर है जो हमें समझाएगा कि ये किसी तरह की बीमारियां नहीं है, ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर में आती है। अब न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर क्या होते हैं, ये कैसे होते हैं, इनके क्या कॉजेज़ हैं, इनसे अगर बच्चा अफेक्टेड है तो हम क्या, हमारे पास सॉल्यूशंस हैं, और सॉल्यूशंस हैं तो लेटेस्ट रिसर्च क्या कहती है। इन सारे सवालों का जवाब आज के पॉडकास्ट में हमें मिलेगा डॉक्टर रजनी से। डॉक्टर रजनी एक चाइल्ड न्यूरोलॉजिस्ट हैं BLK मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली में। उनका एक लंबे समय का एक्सपीरियंस है जो कि आज जितने भी मिथ्स हैं इन चीज़ों का लेकर, वो हमें सब सॉल्यूशंस मिलेंगे। सो वेलकम डॉक्टर रजनी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने हमारे लिए समय निकाला, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। मैम नहीं, रितु ठीक है। नहीं, थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। बहुत अच्छा लगा ऐसे आके बात करना, बीमारियों के बारे में डिस्कस करना और मोर अवेयरनेस क्रिएट करना कि हम पेरेंट्स को बता पाएँ कि क्या ट्रुथ है एंड इसके पीछे साइंस क्या है। राइट। तो सबसे पहले हम बिल्कुल बेसिक टर्म से शुरू करते हैं कि न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स होते क्या हैं, ये क्या टर्म है? सो इस सवाल का जवाब देने के लिए हमें पहले डेवलपमेंट के बारे में कुछ समझना होगा। सो जनरली जब पेशेंट्स आते हैं वो फिज़िकल ग्रोथ को भी डेवलपमेंट का पार्ट समझते हैं। जी। वो ये समझते हैं कि बच्चे की हाइट, वेट, ग्रोथ यही डेवलपमेंट है। जी। सो इसको डिफरेंशिएट करना चाहिए। जो फिज़िकल ग्रोथ है, जिससे हम हाइट नापते हैं, वेट नापते हैं, हेड साइज़ नापते हैं, ये एक फ़िज़िकल ग्रोथ का पार्ट है। जो हम डेवलपमेंट की बात करते हैं वो है माइलस्टोन्स गेन करना। बच्चे का गर्दन संभालना, बैठना, उठना, चलना, बोलने के माइलस्टोन्स गेन करना, वो आते हैं डेवलपमेंट में। उसके बहुत अलग अलग सेगमेंट्स हैं। वन इज़ मोटर डोमेन। मोटर डोमेन मतलब फिज़िकल माइलस्टोन, बच्चे का उठना बैठना,
एंड दूसरा है अंडरस्टैंडिंग मेंटल माइलस्टोन, कि बच्चे की बेसिक अंडरस्टैंडिंग कैसे है, वो हम समझते हैं सोशियो कॉग्निटिव डोमेन से। सो फिजिकल एंड मेंटल, अगर हम ये दो ब्रॉड कैटेगरीज लें तो ये दो डोमेन है डेवलपमेंट के। जी। न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स में आइदर फिजिकल और मेंटल और बोथ, अगर फिजिकल एंड मेंटल दोनों ही इन्वॉल्व हैं उन्हें हम ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले बोलते हैं। Right. सो एनी ऑफ द वन डोमेन लाइक फिजिकल या मेंटल में अफेक्शन है या ग्लोबल में अफेक्शन है, प्लस और माइनस विजन एंड हियरिंग। सो विजन एंड हियरिंग ये दो बहुत इंपॉर्टेंट सेंसरी ऑर्गन्स हैं हमारे। इन सबको जब हम जोड़ते हैं तो हम बोलते हैं कि इसमें न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। So any disorder in which the developmental skills of the child is affected. Right. So due to the affection of central nervous system, जिसमें ब्रेन आता है, स्पाइनल कॉर्ड आता है। So अगर ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी या प्रॉब्लम्स की वजह से ये दिक्कतें हैं डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स में, उसे हम NDD या न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स कहते हैं। राइट। तो जब भी एक बच्चा फैमिली में आता है, बहुत सारी खुशियाँ आती हैं और साथ में जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होता है एक लंबी सी लिस्ट मिलती है फॉलो अप करने की, जिसमें कि उसके इम्यूनाइजेशंस होते हैं और उन रेगुलर इम्यूनाइजेशंस पे वो किसी भी अपने पास के पीडियाट्रिशियन के पास जाते हैं। आप में यानी कि न्यूरोलॉजिकल पीडियाट्रिशियन में और एक जो जनरल पीडियाट्रिशियन जो घर के पास में है, आप दोनों में क्या फ़र्क होता है? आपके पास क्यों आएगा पेरेंट? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन कि मेरे पास क्यों आएगा। सो प्राइमरी डॉक्टर पीडियाट्रिशियन होते हैं। कोई भी बच्चे की प्रॉब्लम्स है उनके लिए एक बच्चों के डॉक्टर अवेलेबल होते हैं। तो उनका काम होता है स्क्रीनिंग करते हैं इन ऑल द डोमेन्स, नॉट जस्ट न्यूरोलॉजी, गैस्ट्रो इश्यूज़ है, लंग के इश्यूज़ है, एनीथिंग, कुछ भी। वो जब देखते हैं कि ये एक ऑड बिहेवियर है इस एज ग्रुप के लिए, जी, तो वो रेफ़र करते हैं टू स्पेशलिस्ट। राइट। सो अगर किसी डॉक्टर ने, जिन्होंने वैक्सीनेशन के विजिट्स होते हैं उनके रेगुलरली, वो जब गए उन्होंने देखा नहीं माइलस्टोन्स नहीं अचीव हुए हैं बच्चे के, कई बार वो एक विज़िट टाल देते हैं कि ठीक है आप उस पर वर्क करो, ये कम ऑन द नेक्स्ट टाइम। जी। 2 विजिट में अगर रेगुलरली डेवलपमेंट पे अफेक्शन लग रहा है तो देन दे रेफर टू आइदर अ डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन और टू अ न्यूरोलॉजिस्ट टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट द डिजीज़। तो इसको ज़्यादा इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है, बीमारी जानने की ज़रूरत है एंड करेक्ट मैनेजमेंट लाइन बताने की ज़रूरत है। तो अगर एक, जैसे आपने बोला कि कई बार पीडियाट्रिशियन भी वेट करते हैं, और ये वेट टाइम मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने इसको खुद अपने बच्चे के साथ भुगता हुआ है कि अगर जब वो 1 साल की थी तो मैं डॉक्टर्स को बोलती थी कि पीडियाट्रिशियन को कि इसने बोलना नहीं शुरू किया, तो यही आंसर आता था कि आप बहुत एंग्शियस मदर हो, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो, तो वेट करो थोड़ा सा। सो अगला इम्यूनाइजेशन आया 18 मंथ्स पे, एक 12 मंथ्स पे आया, एक 18 मंथ्स पे आया। अब ये जो 6 मंथ्स का पीरियड था, आई थिंक ड्यूरिंग फर्स्ट 3 ईयर्स, जो मैंने एज अ प्रोफेशनल बन के रियलाइज़ किया कि फर्स्ट 3 ईयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईयर्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन डेवलपमेंट। उसी में सारी गेम हो जाती है। ये बाद की चीज़ें तो 3+ में तो और गेम शुरू होती है। जो मैक्सिमम पोटेंशियल होता है ब्रेन का सीखने का वो 0 to 3 ईयर्स है। तो ये जो अगर 6 मंथ्स का भी गैप आ गया डायग्नोसिस में, क्योंकि मेरे डॉटर को 18 मंथ्स पे जब मैं दोबारा गई तो उन्होंने बोला हाँ लग रहा है, चलो आप एक हियरिंग टेस्ट करा लो, बच्चा बोल नहीं रहा। एंड एट 18 months she was diagnosed with severe to profound hearing loss in both the ears. अब हमेशा मैं सोचती थी काश मेरे को 12 महीने की थी जब वो, तो भेज देते, तो मेरे 6 महीने जो मैंने 1.5 साल 2 साल लगाए स्पीच और लैंग्वेज डेवलप करवाने में बच्चे के साथ में, वो मेरा थोड़ी जर्नी और आसान हो जाती। सो एट दिस स्टेज पेरेंट्स को अगर मान लीजिए डॉक्टर ने बोल भी दिया कि आप वेट कर लीजिए, क्या छोटी छोटी चीज़ें ऑब्जर्व कर लेनी चाहिए कि वो सीधा अब आपके पास आ जाए, पीडियाट्रिशियन तक ना वेट करे और सीधा आपके पास आए कि लेट्स डू दिस इज़ माय कंसर्न और लेट्स डू द चेकअप। तो वो माइलस्टोन्स हम क्या देखें? सो डोमेन वाइज बात करते हैं
कि मोटर डोमेन एंड मेंटल डोमेन, जैसे मैंने बताया। जी। सो मोटर डोमेन में जनरली बच्चा 5 मंथ्स में गर्दन संभालता है, बैठना 8 महीने पे विदाउट सपोर्ट एंड 12 महीने पे चलना, ये नॉर्मल ट्रेजेक्ट्री है। ये 3 मेजर माइलस्टोन्स है जी। बैठना, गर्दन संभालना, बैठना एंड चलना। जी। सो जनरली जो यंग पेरेंट्स होते हैं, 8 महीने हो गए बच्चा नहीं बैठा, वो बहुत घबरा भी जाते हैं जी। जिन्होंने ज़्यादा पढ़ा हुआ होता है या गूगल किया होता है। तो उन्हें हम बोलते हैं कि नहीं, हमेशा एक लैग पीरियड होता है। कई बच्चे स्पेक्ट्रम में आते हैं तो वो डिले भी लेते हैं। जी। प्रीमेच्योर है बच्चे तो और भी डिले हो सकते हैं। तो उन्हें हम बोलते हैं कि हर एक माइलस्टोन में अगर हम +3 मंथ्स करके चलें, सो 5 मंथ्स तक नेक होल्ड हो जानी चाहिए। अगर 8 मंथ इज़ द मैक्सिमम अपर लिमिट, वैसे तो 6 मंथ 7 मंथ्स पे डॉक्टर देख सकते हैं, बट हाँ 8 महीने पे भी नहीं आया तो इट इज़ अ प्रॉब्लम, डेफिनेट प्रॉब्लम। सो वो जो डेफिनेट प्रॉब्लम या रेड फ्लैग है वो आप +3 मंथ्स करके चलें सब में। तो 1.25 साल तक बच्चे ने अगर खड़ा होना नहीं सीखा, 1 साल की उम्र तक बैठना नहीं सीखा और 8 महीने की उम्र तक गर्दन नहीं संभालना सीखा, तो ये एबनॉर्मल है। प्लीज़ विजिट द डॉक्टर इमीडिएटली, अ न्यूरोलॉजिस्ट और अ डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन। जी। एंड जब हम मेंटल डोमेन पे आते हैं तो उसमें अंडरस्टैंडिंग की बात आती है। जी। अंडरस्टैंडिंग में एक बहुत मेजर माइलस्टोन है रिस्पॉन्स टू नेम। मैंने नाम बुलाया, बच्चे ने नाम को पहचाना। हाँ। अब वो नाम पहचानना है या आवाज़ को पहचानना है, कई बार ये भी कन्फ्यूजन होती है कि ये बच्चे नाम को पहचान रहे हैं या आवाज़ को सुन के पलट रहे हैं। तो उनमें कंसिस्टेंसी देखी जाती है कि सिर्फ आवाज़ पे ये रिएक्ट कर रहा है या पर्टिकुलर नाम पे, जैसे आपने किसी और नाम से बुलाया तो तब वो पलट रहा है या उसी के नाम पे वो पलट रहा है। जी। सो एक तो ये चेक करना होता है। जनरली ये 7 महीने की एज तक आ जाती है, तो 7 महीने नहीं तो हम उस पर फिर 2 महीने 3 महीने प्लस कर सकते हैं। दैट मीन्स अपर लिमिट रेड फ्लैग इज 9 मंथ्स, 9 to 10 मंथ्स। ओके। अगर बच्चे ने रिस्पॉन्स टू नेम नहीं दिखाया तो दैट इज़ अ रेड फ्लैग, हियरिंग टेस्ट होना ही चाहिए। राइट। इनफैक्ट IAP की गाइडलाइंस है कि नॉर्मल टिपिकली डेवलपिंग बच्चे जो हाई रिस्क बेबीज़ नहीं हैं उनको एक 9 मंथ्स पे डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग होनी चाहिए। राइट। बाय अ पीडियाट्रिशियन। सो 9 मंथ्स पे मीजल्स का वैक्सीन है। जी। दे गो टू अ पीडियाट्रिशियन। द पीडियाट्रिशियन शुड ऑलवेज रेज देयर एंटीना व्हेन दे चेक दिस साइंस। दे शुड आइडियली बी डूइंग इट। So they have a chart, they have a checklist. Most of the pediatricians they have a checklist कि इस महीने में ये आ जाना चाहिए। Even if they don't ask, they observe a lot of things. या कई अपने जो वेटिंग एरिया में पेशेंट्स होते हैं उन्हें वो पकड़ा देते हैं कि प्लीज चेक दैट आर दीज माइलस्टोन्स मेट और नॉट। सो दैट इज़ द आइडियल वे टू पिकअप कि हाँ अर्ली पिकअप, एज यू सेड कि हमें अर्ली पिकअप करना है। एंड अगर पीडियाट्रिशियन देखते हैं कि फर्स्ट विजिट में कुछ एबनॉर्मल है, ही इज़ नॉट वेरी श्योर, इफ ही इज़ वेरी श्योर immediately refer. Not very sure, some subtle signs, they should call early. Right. 1 महीने वेट करते हैं। हाँ. Do these things. Don't wait for 6 months. Correct. As in your case. Yes. आप 1 महीने में दोबारा आओ. And then we'll do some assessment. और मे बी रेफर। सो आई थिंक ये बहुत इम्पोर्टेंट टिप आपने दिया कि 9 मंथ्स पे एक बार दोनों डोमेन्स में, है ना, दोनों डोमेन्स में हम अपनी चेकलिस्ट एज अ पेरेंट भी, अगर आप पेरेंट हैं तो गूगल पे बहुत सारे माइलस्टोन अवेलेबल है। हाँ, तो उनको जस्ट एज अ प्रिंट आउट लेके रख लीजिए और खुद ही एक बार 9 मंथ्स पे 12 मंथ्स पे चेक कर लीजिए। इनफैक्ट RBS की गाइडलाइंस है। अच्छा। वो ना बहुत अच्छे ग्राफिक्स के साथ में है कि इस एज में ये माइलस्टोन्स होने चाहिए। राइट। और ये टॉयज़ के साथ बच्चे को खेलने चाहिए। तो ये चीज़ की काफ़ी वो देते हैं। और जो गवर्नमेंट के इम्यूनाइजेशन कार्ड्स होते हैं उसमें इनफैक्ट पिक्चर्स होते हैं। अच्छा। हाँ, कि बच्चे को ये करना चाहिए, ये डाइट भी देनी चाहिए। सो हर एज की डाइट एंड खिलौने, व्हाट काइंड ऑफ प्ले यू शुड डू विद द चाइल्ड। सो इन सम फॉर्मेट विच इट इज़ वेरी इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड, बट समबडी शुड एक्सप्लेन। करेक्ट। कि ये ऐसा होना चाहिए ना, आपको ये करना चाहिए। वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जनरल प्रैक्टिस में दैट इज समटाइम्स लैक। आई थिंक मैं सिर्फ ये चाहूँगी कि इस पॉडकास्ट से जो वेल एजुकेटेड पेरेंट्स जो इसको देख रहे हैं, जिनको एक एक्सेस है कि वो प्रिंट आउट्स ले सकते हैं, तो अपने घर के आसपास जो बाकी मदर्स हैं या उनका जो सपोर्ट सिस्टम जो उनकी हेल्प के लिए आता है, उन सबको ये इन्फॉर्मेशन पास आउट करनी ज़रूरी है। क्योंकि क्या बोलते हैं ना, एक हाथ से दूसरा हाथ अगर जुड़ता जाता है तो हम अपने समाज में बहुत सी अवेयरनेस ला सकते हैं और समय पे किया हुआ काम
हर बच्चे की ज़िंदगी को अच्छा बना सकता है? So what I usually say to my parents is first 1000 days. राइट। इनफैक्ट अमिताभ बच्चन जी का एक ऐड भी आता था, पहले 1000 दिन। अभी बहुत फ्रिक्वेंट नहीं आ रहा, नेशनल चैनल पे आता था। पहले 1000 दिन बहुत ज़रूरी हैं बच्चे के लिए। राइट। सो दैट करस्पॉन्ड्स टू 3 years कि बच्चे का Correct. ब्रेन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। हाँ अपना कीमती समय उन्हें ज़रूर दें, हाँ क्योंकि उनकी डेवलपमेंट उसी पे बहुत ग्रो होगी। अगर Correct. टिपिकली डेवलपिंग है, नॉर्मल है, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है बर्थ में, तो भी दें। कोई हाई रिस्क बेबी है तब तो और भी ज़्यादा आपकी जिम्मेदारी है कि आप दें और चेकअप भी कराएं रेगुलरली। राइट। सो डॉक्टर रजनी, अब हम बात करते हैं कि ये एक जनरल पर्सपेक्टिव हो गया। अब हम अगर न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स की बात करते हैं, इसके अंडर किस किस तरह की कंडीशंस आती हैं, कौन कौन से हम इस कैटेगरी में लाते हैं? सो जैसे कि मैंने फिज़िकल और मेंटल 2 डिवाइड किए हुए हैं। तो फिज़िकल डोमेन में अगर प्रीडोमिनेंट प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें हम सेरेब्रल पॉल्सी बोलते हैं। सो दैट इज़ मोर अबाउट फिज़िकल डिसेबिलिटी। जी। सो टोन की प्रॉब्लम हो सकती है, बॉडी स्टिफ हो सकती है, लूज़ हो सकती है। तो वो आता है फिज़िकल डोमेन में। जहाँ हम मेंटल की बात करते हैं कि फिज़िकली ठीक है, बच्चे ने बहुत जल्दी चलना सीखा बट बोलना नहीं सीखा। हाँ। स्पीच डिले, बिहेवियरल डिसऑर्डर्स, ज़रूरत से ज़्यादा एक्टिव है, सो दैट इज़ कॉल्ड हाइपर एक्टिविटी, एंड वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा है। सो दीज काइंड ऑफ बिहेवियर और अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इश्यूज। एक डोमेन आता, एक एंगल आता है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। दैट मीन्स कग्निटिव प्रॉब्लम, बच्चे की लर्निंग पुअर है, स्कूल जब जाता है वो पढ़ नहीं पाता या समझ नहीं पाता। फिर है लर्निंग डिसेबिलिटी। सो ये सारे बिहेवियर रिलेटेड थिंग्स हैं। ओके। दूसरा विजन एंड हियरिंग, जैसे मैंने पहले बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट डोमेन्स हैं। तो अगर किसी को विजन रिलेटेड इशू है, नहीं दिख रहा ठीक से, प्रॉपर नहीं आ रहा, वो भी इससे रिलेटेड हो सकता है। जैसे किसी को सिर्फ स्क्विंट है, राइट। सो दैट कैन ऑल्सो बी पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। एंड हियरिंग, yes, obviously hearing deficit है, that also comes in neurodevelopmental disorder. Correct. And what about situations like autism? हाँ, that's a part of behavior. Speech delay है and उसके repetitive behavior है, वो autism में आएगा। ADHD is hyperactive, ज़रूरत से ज़्यादा hyperactive है, जिसकी वजह से बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट का गेन नहीं हो रहा या वो लर्न नहीं कर पा रहा। सो इन डिसऑर्डर्स को जब एक पेरेंट आपके पास आता है, तो आपके पास डायग्नोस्टिक्स में क्या क्या आप लोग टेस्ट करते हैं, आप क्या क्या रेकमेंड करते हैं करवाने को? सो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्लिनिकल इवैल्यूएशन। ओके। सो इट इज़ सेड इन क्लिनिकल प्रैक्टिस दैट 70 to 80% of the diagnosis is made in your OPD. Right. So it's a very detailed evaluation whenever a child of development comes, and it doesn't start from birth. It starts from the child mother has conceived. Oh. Yes. So that those 9 months वो बहुत ही important है, जिसके बारे में जनरली बात नहीं की जाती। Oh, I see. कि बहुत सारा न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर वहीं होता है 0 to 9 months। Really? या बर्थ रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है वो बहुत छोटा पार्ट है। अच्छा। सो 0 to, So you mean to say the prenatal stage? yes, Oh. antenatal या prenatal, yes. Yes. So that is a very important period for the mother and the child both. And हिंदुस्तान में जनरली उस पीरियड को बहुत नेग्लेक्ट किया जाता है। Yeah. तो मतलब ओके, यू आर प्रेग्नेंट, हाँ, तो फाइन, what a टेक big केयर deal. ऑफ योर What a big हेल्थ। deal. थोड़ा सा हेल्थ पे ध्यान दिया जाता है, अच्छा हाँ, खा हाँ, लो, थोड़ा रेस्ट कर लो। दैट इज व्हाट वी टॉक अबाउट Yes. इन जनरल आल्सो। इन जनरल। सो इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है कि हम ट्राइमेस्टर वाइज देखें, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट इज 0 to 3 months, सेकेंड इज 3 to थर्ड ट्राइमेस्टर तक 7 months। 7 months till pregnancy is थर्ड ट्राइमेस्टर। यस। तो 0 to 3 months में ऑर्गेनोजेनेसिस हो रही होती है, ब्रेन बन रहा होता है, इनफैक्ट सारे ऑर्गन्स बन रहे होते हैं। राइट, करेक्ट। सो 0 to 3 months में आपका ब्रेन का स्ट्रक्चर डिसाइड हो जाता है ओके। कि ये ब्रेन बन गया। सो अगर कॉर्टिकल मैलफॉर्मेशन है, दैट मीन्स व्हाट, कि ब्रेन की बनावट सही नहीं है। सो देयर इज़ अ डिजीज़ कॉल्ड लीजनसेफली, जिसमें ब्रेन थिक होता है एंड उसके जो लेयर्स होते हैं, हमारे ब्रेन के 6 layers होते हैं, उसमें 4 लेयर रह जाते हैं। सो इट्स अ थिक ब्रेन विथ लेस सेल्साई एंड गायराई। ब्रेन के फोल्ड्स होते हैं ऐसे, तो फोल्ड्स भी कम हो जाते हैं और वो मोटा हो जाता है। ओह, आई सी। सो दैट डिजीज़ इज लीजनसेफली। ओके। सो पहले 3 months में जब ब्रेन फॉर्मेशन हो रहा है, उसी टाइम पे इंसल्ट हो चुकी है ब्रेन पे। तो उसके बहुत सारे कारण होते हैं, कुछ जेनेटिक रीजंस होते हैं, कुछ इन्फेक्शंस होते हैं। अगर मदर अच्छा, को इन्फेक्शन है correct. तो ब्रेन
डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो पाएगा। हम्म सो ये 2 सबसे कॉमन कारण होते हैं। एंड जो बोलते हैं बच्चे को ग्रहण में हो जाता है कुछ, सो दैट ग्रहण आई थिंक सो इज़ अ नॉन साइंटिफिक टर्म, बट वो जो कॉर्टिकल मैलफॉर्मेशन होते हैं वो 0 to 3 मंथ्स में होते हैं। एंड उसे रिलेट कर दिया जाता है कि ग्रहण हो रहा है तो बच्चे का ब्रेन या बच्चे की ग्रोथ सही नहीं हो रही है। ओह आई सी। सो उस टाइम पे एंड 3 मंथ्स टू बाकी का जो टाइम है वो बढ़ रहा होता है, फॉर्मेशन हो गई, साइज बहुत छोटा है, हाँ अब वो बड़ा होके एक साइजेबल Correct. पोर्शन में आता है। करेक्ट सो फर्स्ट 3 मंथ्स इज फॉर्मेशन, रेस्ट इज ग्रोथ। राइट ओके। सो उस 3 महीने में मम्मी की हेल्थ अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। मम्मी जो दवाइयाँ लेती है, सो कुछ अगर बाई चांस उन्होंने टेराटोजेनिक ड्रग्स ली हैं या हाँ। कोई उन्हें पुरानी इलनेस है वो दवाई ले रही है, उन्हें ज़रूर चेंज कराना चाहिए टू अ सेफर ऑप्शंस। So can we diagnose these things in utero? 0 to 3 मंथ्स में जनरली स्कैन नहीं होता। स्कैन अल्ट्रासाउंड स्कैन पहला होगा 6 वीक्स पे, जो कि कार्डियक एक्टिविटी के लिए होता है। Okay. 12 वीक्स पे स्कैन होता है टू Right. अंडरस्टैंड कि एवरीथिंग इज ऑल राइट और नॉट। Hmm. उसमें न्यूकल ट्रांसलुसेंसी, जो न्यूकल फोल्ड है गर्दन की, उसके फोल्ड को देख के कुछ पता लगाया जा सकता है कि शायद कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, अच्छा। जैसे कि डाउन सिंड्रोम है। उसके कुछ अर्ली मार्कर्स पिक हो सकते हैं। Okay. So not all the disease, if we speak only on the part of autism or ADHD, it cannot be diagnosed by ultrasound or in that period of 9 months. ओके सो इसका मतलब ये है कि अगर 12 वीक्स पे अल्ट्रासाउंड हुआ है, क्या हम उसमें जो आप ब्रेन की कंडीशन बता रहे थे कि लेयरिंग हो जाती है, वो भी पता चल जाती है हमें? नहीं, उस लेवल 2 स्कैन पे, लेवल 2 स्कैन होता है 20 वीक्स पे। सो 18 to 20 वीक्स पे जब एनॉमली स्कैन होता है तब ब्रेन के दिख जाते हैं, उसमें वेंट्रिकल्स हैं, उसमें कॉर्पस कैलोसम है, उसका साइज़ क्या है, ब्रेन की मैलफॉर्मेशन है कि नहीं, स्पाइनल कॉर्ड की डिफेक्ट है कि नहीं। एक डिजीज़ होती है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। ओके सो उसमें स्पाइनल कॉर्ड ठीक से नहीं बना हुआ होता, अपनी जो रीढ़ की हड्डी वाला है। सो उसमें लेग्स में अपंगता आने की चांसेस हैं, वो पिकअप हो जाता है। अच्छा। तो एनॉमली स्कैन के भी अपनी लिमिटेशंस हैं, स्ट्रक्चरली कुछ हद तक वो हमें बता देता है। ओके और इनफैक्ट जो अच्छे स्कैन सेंटर्स है, अगर उन्हें कॉर्पस कैलोसम ठीक से नहीं दिखता है एनॉमली स्कैन में, वो 2 वीक्स के बाद फिर करते हैं, ओके। क्योंकि कई बार 22-23 वीक्स तक भी वह डेवलप हो रहा होता है। सो वंस दीज कंडीशंस आर डायग्नोस्ड, इनका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या है? क्या आप किसी तरह की ड्रग्स रेकमेंड करते हैं? जैसे आपने बोला ADHD है जिसमें कि अटेंशन नहीं है, बच्चा बहुत हाइपर एक्टिव है, डू यू रेकमेंड ड्रग्स और डू यू रेकमेंड सम काइंड ऑफ डाइट प्लान टू द पेरेंट्स और यू रेकमेंड थेरेपीज? क्या मतलब किस तरह की ऑप्शंस आप पेरेंट्स को देते हैं? सो वो जो हमारा क्वेश्चन था इवैल्यूएशन वाला, जैसे बच्चा आया हमने हिस्ट्री ली, उसको हाँ। एक बार मैं कंप्लीट करती हूँ। हाँ तो उसमें हमने एंटीनेटल हिस्ट्री ली डिटेल तक, बर्थ की हिस्ट्री ली कि डिलीवरी के प्रोसेस में तो कहीं कुछ प्रॉब्लम ना रही, ठीक है। जैसे कि ऑक्सीजन की कमी रहना या शुगर की कमी होना। सो अ वेरी इंपॉर्टेंट मार्कर इज शुगर इन द न्यू बॉर्न पीरियड। राइट। सो प्रेगनेंसी भी ठीक था, डिलीवरी भी ठीक था, बट वो फीडिंग का ठीक से इस्टेब्लिश नहीं हुआ। ओके बच्चे ने फीड ठीक से नहीं किया, डे 2 डे 3 पे बच्चे का शुगर लो हो गया। ओके। सो दैट इज़ अगेन वेरी टॉक्सिक फॉर द ब्रेन, हाइपोग्लाइसीमिया। Oh, I see. This is less said and less told to the parents. Yeah, I'm hearing it for the first time. न्यूनेटल हाइपोग्लाइसीमिया एक बहुत ही सीरियस कंडीशन आई वुड से, क्योंकि वो ब्रेन को बहुत तरीके से गड़बड़ करती है। लॉन्ग टर्म एपिलेप्सी होना, विजन की प्रॉब्लम होना, डेवलपमेंट के इश्यूज होना इज़ वेरी मच रिलेटेड टू न्यूनेटल हाइपोग्लाइसीमिया। ये उन केसेस में होता है जहाँ पर फीडिंग ठीक से ब्रेस्ट फीडिंग नहीं ठीक से हो पाती है। हाँ, कई बार कुछ और मेडिकल इश्यूज भी होते हैं, जैसे मम्मी को जेस्टेशनल डायबिटीज़ है, राइट। एंड बेबी जब होता है उन्हें ज़्यादा चांसेस होता है हाइपोग्लाइसेमिया होने का। अच्छा। इनफैक्ट जब बेबी जहाँ बॉर्न होता है 48 आवर्स तक उनकी शुगर चेक होती है रेगुलरली कि बच्चे की शुगर ड्रॉप तो नहीं हो रही है। सो दैट इज़ अ गुड प्रैक्टिस दैट वी चेक शुगर फॉर हाई रिस्क बेबीज़, जो बच्चे स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज है, जैसे कि 30 वीक्स 38 वीक्स या 40 वीक्स का जो बेबी है वो 2.5 किलो से ऊपर होना चाहिए जी। वो बेबी 2.2 kg है। हाँ। ग्रोथ उसकी प्रॉपर नहीं हुई है, उसका शुगर का रिजर्व कम है, एंड उन्हें हाइपोग्लाइसीमिया होने के ज़्यादा चांसेस हैं। ओके। जो लार्ज फॉर एज बेबीज़ हैं, जो 4 किलो प्लस है,
they also are at risk of having hypoglycemia. Oh. So there are certain high risk babies जिनको शुगर कम होने के ज़्यादा चांस है, उन्हें हम मॉनिटर कर रहे होते हैं. राइट. जो बेबी बिल्कुल ठीक है, हेल्दी है, 38 वीक्स, 3 kg बेबी, हाँ. सब कुछ बढ़िया है, हाँ. घर चले गए, हाँ. घर जाके फीडिंग ठीक से नहीं एस्टैब्लिश हुई, हाँ. डे 2 पे वापस हॉस्पिटल में, बच्चा लेथार्जिक हो गया एंड फीड नहीं कर रहा. सो इट्स ए विशियस सर्कल. दूध ना पिला पाए, बच्चा डल हो गया, वो दूध ना पी पाया, even if they tried. हाँ. हाँ. And then sugar stayed, that low sugar condition stayed for long. अच्छा. It just impacts the brain like बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ हो जाती. तो that is a condition. And अगर नर्सरी स्टे रहा है बेबी का किसी भी कारण से, प्री मेच्योर बेबी है, ब्रेन में ब्लीडिंग हुई है, शुगर वाला मैंने बताया, या फिर कोई इन्फेक्शन रहा है ब्रेन का, so that is again a high risk factor for any neurodevelopmental outcome. ओके. So what we do in our OPD is antenatal, natal and ये डिटेल हिस्ट्री लिया. केस हिस्ट्री ले लेंगे हाँ. आप पूरा. डेवलपमेंट के डोमेन हमने आइडेंटिफाई कर लिए कि कहाँ कहाँ गड़बड़ है. जी. एक इंपॉर्टेंट एंगल है कोमॉर्बिडिटीज़. व्हाट आर दोज के बच्चे को एसोसिएटेड क्या प्रॉब्लम्स है. करेक्ट. स्लीप आइडेंटिफाई करना. हाँ. आई लीडिंगली आस्क इन माई OPD बच्चे का बिहेवियर रिलेटेड क्या इशू है. सो यहाँ पे हम ऑटिज्म भी स्क्रीन कर लेते हैं, ADHD भी स्क्रीन कर लेते हैं, क्योंकि मैंने लीडिंगली पूछा है. हाँ. नेक्स्ट आई आस्क फॉर शीजर्स या जर्क्स. कई बार इस एज के स्पेशली 0 to 1 ईयर के जर्क्स बहुत डिफरेंट होते हैं देन एडल्ट्स. हाँ. तो सभी को ऐसा लगता है कि ऐसे टाइट हो जाना, दांत बैठ जाना, बॉडी स्ट्रेच हो जाना, यही मिर्गी हो सकती है. हाँ. बट 0 to 1 ईयर में ब्रेन इतना डेवलप ही नहीं हुआ होता टू गिव दीज काइंड ऑफ फीचर्स. राइट. दे विल हैव जर्की मूवमेंट्स. अच्छा. डर जाता है बच्चा, चौंकने लगता है. हाँ. और क्योंकि वो फिट्स नहीं लगते, दे डोंट रिपोर्ट करेक्ट टू द डॉक्टर. हाँ. फिर जब हम पूछते हैं ऐसा होता है, हाँ ये तो 1 महीने से हो रहा है, तो ये बताना चाहिए था. हाँ. करेक्ट. सो डेवलपमेंट का जब भी इशू है, जर्क्स पूछना है, बताना है. एंड विजन ईयरिंग साथ में आता है डेवलपमेंट के. बिहेवियर आता है, स्लीप आता है जी. कि ठीक से सो रहा है, नहीं सो रहा है, स्लीप साइकिल कैसी है. वेरी नाइस. उससे घर की प्रैक्टिसेस भी पता लगती है. पता चल रहा है मम्मी एंड पापा भी 2 बजे सो रहे हैं, बेबी भी 2 बजे सो रहा है. हाँ. सारी स्लीप साइकिल पूरी फैमिली की गड़बड़ है. राइट. सो देन यू हैव टू टेल कि दिस इज़ अ गुड प्रैक्टिस योर स्लीप हाइजीन. राइट. एंड वन मोर क्वेश्चन आई आस्क इज अबाउट गट. अच्छा. भूख लगती है कि नहीं लगती, पेट साफ होता है कि नहीं होता है. आवर गट इज अ सेकंड ब्रेन. वाओ. सो वो तो पूछना ही है. आई थिंक कि एडल्ट्स में भी यही वाले सिम्टम्स हम आजकल बात करते हैं कि गट हेल्थ शोज योर लाइफस्टाइल, इट शोज योर ओवरऑल हेल्दी बॉडी सिस्टम्स. सो इतना सारा जब हमने हिस्ट्री ले लिया, हमें ओवरऑल कोमॉर्बिडिटी पता चल गई, इसमें फैमिली प्रैक्टिसेस भी पता चल गई जी. एक कल्चरल डोमेन आ गया. फिर फैमिली हिस्ट्री लेना कि उनकी मिसकैरेजेस की हिस्ट्री है कि नहीं पहले, जो ऑब्स्ट्रैक्टिक हिस्ट्री है. तो ऐसा तो नहीं है कोई जेनेटिक या हेरिडिटरी डिसऑर्डर है, वहाँ से फिर वी हैव सम क्लूज. एग्जामिनेशन में वेरी इंपॉर्टेंट इज हेड साइज, कि सर का साइज छोटा है या ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा है. राइट. सो वो एक पहला क्लेंचर आ गया. फिर जनरल मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी, जो लेस देन 1 ईयर बेबी है, जो उठ के नहीं चल रहे, वो कैसे अपनी बॉडी को हिला रहे हैं. ओके. तो अगर किसी को स्टिफनेस है, उसकी बॉडी ऐसे टाइट है, वो कम खेलेगा. ऊपर से आपने टॉय दिखाया, वो हाथ ही नहीं बढ़ा पाएगा उसे लेने के लिए. तो वो हाथ नहीं बढ़ा रहा है, क्यों? क्योंकि बॉडी ऐसी है. करेक्ट. यू नो दिस इज एबनॉर्मल. हाँ. सो जनरल मूवमेंट, सो ऑब्जर्वेशन, वी हैव वेरी गुड आईज इन ऑब्जर्विंग. वी डिस्कस, वी ऑब्जर्व. बात भी चल रही है, ऑब्जर्वेशन भी चल रही है साथ में. करेक्ट. एंड फिर कुछ एक्टिविटीज़ हम चेक करके देखते हैं मैन्यूवर वाइज कि बॉडी की टोन में गड़बड़ है कि नहीं, कहीं पे क्या है. राइट. सो ओवरऑल देन वी हैव सम आइडिया कि इसे ये इटियोलॉजी है. करेक्ट. और यहाँ इस टाइम पे इंसल्ट हुआ होगा. ओके. 2-3 और बहुत न्यूरो स्पेसिफिक है कि न्यूरोक्यूटेनियस मार्कर्स, बॉडी में निशान. तो वाइट स्पॉट्स कुछ बॉडी में अगर हैं, अच्छा, जो कि जन्म से हैं, अच्छा, दे टेल अस कि ब्रेन इसका कैसा होगा. रियली? यस. सो वी लीडिंगली आस्क. तो पेरेंट्स को लगता है कि ये कुछ, तो पेरेंट्स को तो लगता होगा ये बर्थ मार्क है. डोंट यू थिंक दे गेट कंफ्यूज बिटवीन वाइट स्पॉट्स? वो कुछ नहीं, वो हम चेक करते हैं, हम पूछते हैं उनसे. अच्छा. कि कहाँ कहाँ पे जन्म के निशान कहाँ हैं. अच्छा. तो कहीं सफ़ेद निशान है तो वो हमें बताएं. जनरली जो छोटा बच्चा होता है 0 to 1.5 ईयर्स, ऐसे ग्रीन स्पॉट होते हैं बैक पे. अच्छा. बट के ऊपर वो मंगोलियन स्पॉट्स होते हैं, दैट इज़ नॉर्मल.
राइट, वो 1 हाँ, से 2 हाँ, साल के बीच में चले जाते हैं। करेक्ट, तो वो सभी को रिपोर्ट करते हैं, हाँ। तो हम वो नहीं सुनना चाहते हैं क्योंकि वो नॉर्मली होते हैं। करेक्ट, तो जब हम बच्चे को चेक करते हैं ओवरऑल, तो मैंने बताया हम हेड साइज चेक करते हैं, हम बच्चे का बिहेवियर भी चेक करते हैं एंड बॉडी की टोन असेस करते हैं, जनरल मूवमेंट्स देख के एंड एग्जामिन करके। फिर हम देखते हैं कि स्किन में स्पॉट्स है या नहीं है। तो जो कुछ वाइट स्पॉट्स हैं जिसको एशलिफ मैक्यूल्स बोलते हैं जी, वो मार्कर होते हैं एक डिजीज़ का जिसको कहते हैं ट्यूबरस स्क्लेरोसिस। ओके, सो अगर जैसे एग्जांपल देती हूँ मैं, एक 9 मंथ्स का बेबी है, वो आया कि बच्चा डर जाता है, हाँ, तो बिना कोई बात के बच्चा डर रहा है, हाँ, सो उसे जर्क्स हो रहे थे ऐसे वाले, दीज आर कॉल्ड स्पैजम्स। अच्छा, स्पैजम्स हैं। उस बच्चे को जब आया तो यहाँ पे एक वाइट स्पॉट था, उसकी कमर पे एक वाइट स्पॉट था, जो कि बहुत ही छोटा था, उसमें कुछ भी, बच्चा अदरवाइज बिल्कुल हेल्दी खेलता हुआ मस्त बच्चा है। तो जब हमने वो वाइट स्पॉट्स देखा, बच्चे के ये वाले जर्क्स देखे, सिंस आई नो दैट सच सीजर, आई टोल्ड कि नो दिस इज प्रोबेबली ट्यूबरस स्क्लेरोसिस। अच्छा, तो स्कैन किया, स्कैन में ट्यूबर्स दिख गए, EEG किया, दैट वाज एबनॉर्मल, वी स्टार्टेड द मेडिसिन, विद इन 7 to 10 days वेरी नाइस रिकवरी। ओह, वेरी गुड। सो on the spot when you see, you know that this is a disease and you get a MRI scan. अदरवाइज फैमिली में क्वेश्चन कि मेरा बच्चा तो हेल्दी है, हाँ, आप क्यों MRI स्कैन जैसी बड़ी इन्वेस्टिगेशन लिख रहे हैं। करेक्ट। तो ऐसे ही अगर कोई ऑटिज्म का बच्चा आता है मेरे पास, उसे कोई सीजर नहीं है, सब कुछ ठीक है, बट उसकी बॉडी में मुझे वो वाइट स्पॉट्स दिखे हैं, अच्छा, जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स है, हाँ, नॉट एवरी वाइट स्पॉट, इट हैज़ अ वेरी टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक कि ये है, तो आई विल राइट MRI स्कैन। ऑटिज्म के हर बच्चे को मैं MRI स्कैन नहीं लिखती, बट उस बेबी को मुझे लिखना है क्योंकि शायद इसे ट्यूबरस स्क्लेरोसिस है, शायद मैं कोई और मेडिकल मैनेजमेंट कर पाऊँ उसका, राइट, ये चीज़। सो ऐसे ही कुछ जेनेटिक कंडीशंस होती है जिसका फेशियल प्रोफाइल अलग होता है, वी कैन सी बाय फेस एंड डायग्नोज कि ये एक जेनेटिक कंडीशन है। करेक्ट। सो बहुत कॉमन है डाउन सिंड्रोम। यस, डाउन सिंड्रोम के फीचर्स बहुत कॉमन होते हैं, वो जो भी मेडिकल प्रैक्टिस में है, दे विल नो दैट दिस इज अ डाउन सिंड्रोम एंड यू विल राइट कैरियोटाइपिंग अप फ्रंट। हाँ, ऐसे कुछ बहुत बेसिक सिंड्रोम्स हैं जैसे फ्रेजाइल एक्स जी इन मेल, तो वो एक कॉमन सिंड्रोम है जो कि इंडिया में काफ़ी कॉमन है इन चाइल्ड, इन अ मेल चाइल्ड विथ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। राइट। तो अगर कोई भी लड़का आ रहा है जो कि ऑटिज्म सस्पेक्टेड है, उसके ईयर्स लॉन्ग है, सो दिस इज़ वन मार्कर, लॉन्ग ईयर्स, लॉन्ग फेस, प्रोमिनेंट जॉ, फिर जेनेटिलिया की कुछ उसमें मार्कर्स रहते हैं। सो इफ़ वी सी दैट वे, वी राइट अबाउट फ्रेजाइल एक्स टेस्टिंग, कि आप ये टेस्ट कराओ, प्रोबेबली इट हैज़ अ जेनेटिक एटियोलॉजी। फ्रेजाइल एक्स में ऑटिज्म इज़ वेरी कॉमन। ओह, आई सी। सो ऐसे बहुत सारे सिंड्रोम्स हैं जिसकी मार्कर हम पकड़ पाते हैं। करेक्ट। अच्छा, और एक है जो बहुत कॉमन है लड़कियों में, अच्छा, रेट सिंड्रोम। रेड सिंड्रोम, रेट, RETT, रेट सिंड्रोम, रेट सिंड्रोम। तो उसमें अगर एक गर्ल चाइल्ड है जिसका हेड साइज नॉर्मल या माइक्रोसेफली है और उसे हैंड रिंगिंग मूवमेंट्स, सो दे विल हैव मिड लाइन ऐसे, या तो हाथ रोल करना, जो कि ऑटिज्म रिलेटेड ही है क्योंकि ऑटिज्म के बच्चों को स्टीरियोटाइप्स होती है। करेक्ट, करेक्ट। बट दे विल हैव मिड लाइन हैंड, वो हैंड कोई चीज़ के लिए यूज़ ही नहीं करेंगे, द हैंड से लाइक दे हैव कंपल्सिव बिहेवियर ऑफ या तो हैंड फिस्टिंग, ट्विस्टिंग, रिंगिंग, दीज काइंड ऑफ मैनरिज्म्स, and then they have autism like features, no seizures. Okay, then a very high suspicion of Rett syndrome is there in girls because it's a X-linked dominant. तो फिर हम उनका जेनेटिक टेस्ट लिखते हैं कि आप ये टेस्ट करा के आओ। कुछ 1-2 टेस्ट और हैं जैसे EEG का टेस्ट, ताकि हम उन्हें एक जेनेटिक बेसिस बता पाएँ कि दिस इज नॉट जस्ट सिंपल ऑटिज्म, करेक्ट, देयर इज मोर टू इट। करेक्ट। So there is a role of a pediatric neurologist to understand कि autism अगर है तो क्यों है, करेक्ट, एंड हमें आगे और क्या करना है इसके। राइट। सो अब हमें आगे और क्या करना है यहीं से शुरू करते हैं, क्योंकि वंस यू हैव डायग्नोस्ड कि बच्चे की ये कंडीशन है, ये डिसऑर्डर है, तो उसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होता है? क्या कुछ मेडिकेशंस ऐसी हैं कि सिर्फ दवाइयाँ देके हम ये चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं, और थेरेपीज प्लस मेडिसिन का कॉम्बिनेशन करते हैं, क्या रेकमेंड करते हैं आप? सो जैसे मैंने बताया कि एज ए न्यूरोलॉजिस्ट हमारा काम होता है 4 डोमेन्स पे वर्क करना। हाँ, पहला डोमेन होता है कि क्यों है, एटियोलॉजी, इफ़ इट इज़ एविडेंट, नॉट इन ऑल केसेस वी आर एबल टू गिव अ डायग्नोसिस बाय फिजिकल एग्जामिनेशन एंड ऑल। कुछ केसेस जो बहुत टिपिकल है, हम बताते हैं ये बीमारी हमें लग रही है और उससे रिलेटेड टेस्ट लिखते हैं। वो MRI स्कैन हो सकता है,
EEG हो सकता है, ब्लड टेस्ट हो सकते हैं, या फिर आगे जेनेटिक टेस्ट भी हो सकता है। जी। कुछ केसेस जिसमें कुछ भी रिस्क फैक्टर नहीं है, ना फैमिली का है ना बच्चे में कुछ है, जो इडियोपैथिक लग रहा है, नो रीज़न एट ऑल, उनमें कुछ बेसिक टेस्ट अगर ज़रूरत है, जैसे मुझे एग्जामिनेशन में लगा कि पायलर है, बच्चा ज़्यादा सफ़ेद दिख रहा है, एनीमिया लग रही है बच्चे जी। को, बिकॉज एनीमिया इज़ अनदर वेरी कॉमन थिंग विच आई सी इन OPD, जिससे बच्चा हाइपर एक्टिव हो सकता है। सो दे हैव हाइपर एक्टिविटी, जिसके लिए वो थेरेपिस्ट पे जा रहे हैं, एंड दे आर गोइंग टू मल्टीपल प्लेसेस, बट विदाउट करेक्टिंग एनीमिया वो नहीं ठीक हो सकता। सो इट इज़ मेडिकल प्लस थेरेपीज दैट वे। सो फर्स्ट आई सी कि डू आई नीड टू इन्वेस्टिगेट, सो एंड डू आई हैव अ रीज़न। सेकेंड इज़ हाउ टू मैनेज। मैनेज में मेन डोमेन इज थेरेपी जी। एंड प्लस माइनस मेडिसिन। जैसे अगर न्यूट्रिशनल प्रोफाइल एबनॉर्मल है, I see some signs of rickets. Rickets is due to calcium and vitamin D deficiency. So अगर मुझे उसके signs लग रहे हैं, I will get it tested. I will start the medicine. Anemia के लिए I will start the medicine. And basically nutritional medicine हमने दिया. फिर कुछ आते हैं complementary medicine. जैसे कि आपने ओमेगा 3 ट्राई करने के बारे में सोचा कि मे बी विल ट्राई दिस मेडिसिन, and there are one or more other food supplements which you may try in the OPD. So one domain is nutritional component. Right. Second is another कुछ proper psychotropic drugs. Okay. जो कि बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए होती है। अगर किसी बच्चे में बिहेवियर बहुत ज़्यादा गड़बड़ है, जो कि डेली फंक्शनिंग में एबनॉर्मल कर रहा है एंड थेरेपीज लेने में हार्म कर रहा है बच्चे को, Oh, I see. तो हमने थेरेपिस्ट पे भेजा। वो 2 महीने से थेरेपी ले रहे हैं, बट कंप्लेन आ रही है कि बच्चा रोता ही रहता है, वहाँ बैठता ही नहीं है। तो थेरेपिस्ट बहुत ट्राई करते हैं मूड ठीक करने का, रैपो एस्टैब्लिश करने का, बट देयर इज़ ऑलवेज अ ब्रेक इन बिटवीन। हाँ। दे आर नॉट एबल टू एस्टैब्लिश द रैपो बिकॉज चाइल्ड इज़ टू क्रैंकी। राइट। देन दे कम टू मी कि इसको थोड़ा सा मे बी वी कैन डू, उसको थोड़ा शांत करने के लिए कुछ आप मेडिसिन हमें दें। जी। देन मेडिसिन हैज़ अ रोल। सो डायरेक्टली मेडिसिन ऑटिज़म या ADHD या किसी भी डेवलपमेंट रिलेटेड बीमारी को सही कर देगा, इट्स वेरी रेयर। सो व्हाट आई जनरली काउंसल इन माय OPD इज़ कि 10 to 20% मेडिसिन हैज़ अ रोल, राइट। 80% therapies. Therapies. What are therapies? It is training. Correct. So it is how you train the brain. Because they'll ask you therapies क्या है, क्या हाँ. करना पड़ता है थेरेपीज में, हाँ। तो then you have to tell कि हमें ट्रेनिंग देनी पड़ती है। जैसे कि अगर कोई प्रोफेशनल क्रिकेट में जाता है, उससे एक ट्रेनिंग कोच के थ्रू जाना पड़ता है। सो दैट कोच विल टेल यू ये इश्यूज़ हैं और हमें जर्नी अब ये करनी है। तो ये चीज़ है कि हमें थेरेपी की भी इम्पोर्टेंस गाइड करनी होती है। करेक्ट। क्योंकि जब वो डॉक्टर पे आ जाते हैं, हमने दवाई ले ली, अब मेरा बेबी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हाँ। ये मिसकंसेप्शन उनका फर्स्ट विजिट में करेक्ट निकालना बहुत ज़रूरी है कि डोंट रिलाई जस्ट ऑन मेडिसिन। अगर कोई बोलता है कि आप इसको ब्रेन बढ़ाने, बुद्धि की दवाई दे दीजिए, हाँ। ब्रेन बढ़ाने की दवाई दे दीजिए, हाँ। तो मैंने बोलती हूँ ये मिथ्या है। हाँ। प्लीज़ ना पढ़ें उनमें। तो आप काम करें अपना, ट्रेनिंग से बड़ी दवाई कुछ नहीं है। करेक्ट। और ऊपर वाले ने अगर ट्रेनिंग लिखी है इतने महीनों की, इतने सालों की, वो देनी है। इट्स नॉट अ शॉर्टकट प्रोसेस। मेहनत भी लगेगी, टाइम भी लगेगी, हम बैठे हैं गाइड करने के लिए। करेक्ट। सो दैट इज़ व्हाट आई टेल। सो थेरेपीज़ में यू राइटली सेड कि कई बार हमें फ़ोन आता है, मैम हम आपका थेरेपी सेंटर है? जी है। क्या क्या थेरेपी होती है? सो देयर लाइक आपकी दुकान में क्या क्या मिलता है? हमने बोला आपको क्या चाहिए? हमें हमारे बच्चे की स्पीच थेरेपी करानी है। तो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, जो हमने सबको ट्रेनिंग दे रखा है कि ऐसे कॉल्स आते हैं तो आपको कैसे आंसर करना है। तो फर्स्ट थिंग इज़ कि स्पीच थेरेपी क्यों करानी है? सो कई पेरेंट्स को पता ही नहीं होता कि वो स्पीच, बस डॉक्टर्स ने बोला है स्पीच थेरेपी करानी है, बच्चा भी 2-3 शब्द ही बोल रहा है। फिर हम ऐसी फैमिलीज को बुलाते हैं और हम जैसे आपने बोला, वी ऑल्सो फिल दैट केस हिस्ट्री टू अंडरस्टैंड कि स्पीच डिले का कारण क्या है। क्योंकि लाइन ऑफ ट्रीटमेंट किस तरीके की, ऑडिटरी वर्बल थेरेपी इज टू डेवलप लिसनिंग स्किल्स, जिसमें हम ट्रेंड है। स्पीच थेरेपीज की शब्द तो हैं लेकिन क्लैरिटी पे नहीं है, तो आर्टिकुलेशन पे काम करना है। तो काम करने के लिए उसके पहले हमें पता लगाना पड़ता है कि बच्चे में एक्चुअली इशू क्या है, तब हम सही तरीके की थेरेपी शुरू कर सकते हैं। लेकिन यही बात इम्पॉर्टेंट है कि इट टेक्स टाइम।
यस किसी भी थेरेपी को शुरू करने में पेरेंट्स को बहुत पेशेंस रखनी पड़ती है और साथ में लग के काम करना पड़ता है। राइट यूजुअली ये होता है कि आप थेरेपिस्ट हमारे पास बोल देते हैं तो हम यही बोलते हैं कि आपको साथ में इन्वॉल्व होके हमारे एज अ टीम काम करना है, यस क्योंकि हम लेंगे 45 मिनट्स की थेरेपी या 1 आवर की थेरेपी, इससे ज़्यादा बच्चा, एक छोटा बच्चा नहीं बैठ पाता और बैठ भी नहीं सकता। और अगर नॉर्मली सब सही है तो बैठना भी नहीं चाहिए, छोटे बच्चे को इतना बैठना भी नहीं चाहिए हम बोलते हैं। यस तो क्योंकि ओवरऑल अटेंशन स्पैन बच्चों का 3-4 मिनट से ज़्यादा नहीं होता नहीं एक होता। एक्टिविटी में, तो हमें कुछ एक्टिविटीज़ प्लान करके एक लेसन प्लान बना के हम थेरेपीज लेते हैं। तो हम क्या थेरेपी ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, ये हमें पेरेंट को समझाना पड़ता है और फिर पेरेंट को कैरी ओवर घर पर करना इम्पॉर्टेंट है। अगर वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होता तो उसमें हमें प्रोग्रेस दिखती नहीं है कि हम 45 मिनट्स में क्या कर लेंगे, बाकी 23 आवर्स तो बच्चा आपके साथ है। वेरी राइटली सेड। सो जैसे मैं इनको बताती हूँ, आप थेरेपिस्ट पे जाओगे तो वो बस XYZ ये करना है वो नहीं बताएंगे। गुड थेरेपिस्ट शुड नो कि हर बच्चा डिफरेंट है। करेक्ट। हर ऑटिज्म के बच्चों में ये 10 चीज़ करनी है तो वो X पे भी करनी, Y पे भी करनी, Z पे करनी, ऐसा नहीं होता। Correct. X का प्लान अलग है, Y का अलग है, Z का अलग है। यस सो X का जो प्लान है उसका डे 1 का प्लान अलग है, डे 10 का प्लान अलग है। यस इट इज़ ऑन के हाउ ही डेवलप्स इन दैट कोर्स। डे 1 पे आप जो एक्टिविटी प्लान किया है, बच्चे का रैपो ही एस्टैब्लिश नहीं हुआ, ही जस्ट क्राइंग, ही इज़ नॉट सिटिंग, कोई काम नहीं हो रहा है, तो 10वें दिन भी वो डे वन वाले पेज पे ही है। करेक्ट। सो गुड थेरेपिस्ट शुड नो कि आज बच्चे का मूड नहीं है ये करने का, मैं सेंसरी पे वर्क करता हूँ। आज ये नहीं करने का मन है, आज इसे प्रोप्रोसेप्टिव पे वर्क करना है, आज मैं इस पे वर्क करता हूँ। सेम विद योर डोमेन ऑल्सो, यस कि आज इस पे नहीं तो इस पे करेंगे। हाँ। सो कोई किसी भी दिन का एक सेट प्लान या एक सेट इंग्रेडिएंट लिस्ट जैसे फूड बनाने का होता है वैसा नहीं हो सकता। करेक्ट। दैट्स अ थेरेपी, दैट्स अ ट्रेनिंग। सो कोच हैज़ टू डिसाइड कि क्या करना है, प्लस कोच गिव्स यू द प्लान हाँ कि ये है, आप घर जाओ और ये करके आओ। एंड हम देखते हैं कि अगर मम्मी नहीं कर पा रही वो डिस्कस करेंगी, आपने ये बताया था होमवर्क, मैं ये नहीं कर पाई, अब आप आगे मुझे बताइए। करेक्ट। सो दैट्स व्हाई इट्स अ गुड टीम वर्क। और एक अच्छा रैपो बनने पे एक्चुअली पेरेंट जब ये चीज़ समझ जाता है और काम करता है और बच्चे में जब रिजल्ट आते हैं ना, तब उसका मोटिवेशन लेवल ही अलग हो जाता है। और तब एज अ थेरेपिस्ट हमारी जर्नी इजी होनी शुरू हो जाती है कि अब पेरेंट हमारे साथ ट्रैक पर है, अब दोनों पहिए चल रहे हैं, तो अब हम बच्चे को हम बहुत आगे तक ले जा सकते हैं। सो उसमें एक ओवरडू भी नहीं करना होता है। करेक्ट। एक ऐसे CP के पेशेंट आए, उन्हें हमें समझाया कि आप दिन में 3 बार करें कि आप रेगुलरली इसको थेरेपीज कराएं। तो विजन रिहैब की बात हो रही थी, विजन स्टिमुलेशन की बात। रात में 2 बजे बच्चा अगर उठता है तो मम्मी स्टार्ट विद हर टूल्स। रात में 2 बजे शी वाज डूइंग 5 टाइम्स अ डे। सो वी हैव टू टेल कि ठीक है, इट्स नॉट अ प्रोजेक्ट कि 3 महीने में विजन आ जानी चाहिए या उसको फोकस करना सीखना चाहिए। जस्ट गिव हिम टाइम। करेक्ट। डोंट ओवरडू। इनफैक्ट फिजिकल फिटनेस के लिए भी जिम ट्रेनर्स भी बोलते हैं डोंट ओवरडू, गिव रेस्ट टू योर बॉडी। सो सेम थिंग, गिव रेस्ट, लव, अफेक्शन टू योर बॉडी, टू योर चाइल्ड, एंड देन डू एज अ ट्रेनर से। आज ट्रेनर ने बोला ये करना है, थेरेपिस्ट ने, आप नहीं कर पाए या बच्चे का मूड नहीं था, डोंट गेट डिसहार्टेंड। कल का दिन भी आएगा, हो सकता है नेक्स्ट डे वो 2 दिन का काम एक साथ कर ले। तो मम्मी इज ना एंशियस हो जाती है, आज का टास्क मैंने नहीं करा पाई या बच्चे ने नहीं किया। और कुछ हैं जो ओवरडू करती हैं। करेक्ट। अभी भी करना है, बच्चे का मूड नहीं है, नहीं ज़बरदस्ती बैठो हमें, वी हैव टू डू सॉर्टिंग। सो ओवरडूइंग इज ऑल्सो नॉट गुड। करेक्ट। गिविंग रेस्ट टू द चाइल्ड, to you yourself also. I think so moms also need a rest. Absolutely. So moms के journey भी is not easy. Yes. They also go through very difficult times. So उनको रेस्ट भी करना है, बेबी को भी रेस्ट कराना है। राइट। सो अगर हम इस सेगमेंट का टेक अवे लें तो अर्ली साइंस को समझना, यस ट्रू, कुछ भी हल्की सी भी फीलिंग लगे उस चीज़ को डिले ना कर टाइम पर आप जैसे स्पेशलिस्ट के पास अप्रोच करना, एक कंप्लीट डायग्नोसिस करवा लेना और उनकी रिकमेंडेशंस को समझना और उसको फॉलो अप करना। थेरेपिस्ट के साथ एक टीम की तरह काम करना, एग्जैक्टली, वेरी राइट। लॉन्ग टर्म में गोल्स को अंडरस्टैंड करना और एक जिम्मेवार पेरेंट बनकर
और हंसी खुशी। मैं ये बोलूँगी हाँ। अपने ये जो बचपना होता है ये दोबारा कभी नहीं आता है ना। तो उस बचपन को भी एंजॉय करते, खेल खेल में बच्चों को आगे बढ़ाने से ये जर्नी बहुत आसान हो जाती है और फिर पीछे मुड़ के कभी देखना नहीं पड़ता। आई थिंक बच्चे की भी जो विश होती है ना, कई बार उसे हमें रिस्पेक्ट करना होता है। तो अगर बच्चे का मूड नहीं है, हाँ तो बिल्कुल, फाइट तभी होती है मॉम एंड बच्चे के बीच में, जब मम्मी कराना चाहती है कुछ एंड बच्चा नहीं हाँ। करता है। सो वो काम हो जाएगा शांति से, प्रेम Correct. प्यार से काम हो हाँ। जाएगा। सो वही है, जैसे आपने बताया कि हंसी खुशी काम हो जाएगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर रजनी।